नहीं नहीं, क्या था FCTRS ट्रांसफर वाला? ट्रांसफर वाला, यदि कोई ट्रांसफर हो रहा है तो विद इन 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना है ऑफ ट्रांसफर। पर ट्रांसफर बिटवीन हुम? और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है ना, तो दोनों नॉन रेजिडेंट है तो भी नहीं फाइल करना। और ये फाइल भी है ना, और फाइल भी ना जो इंडिया में रहता है उसकी फाइल करनी है। ठीक है, और ट्रांसफर कोई दोनों तो इंडिया में नहीं रह सकते ना, दोनों में से एक ही इंडिया में रहेगा हमेशा। Yes, sir. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म FCTRS फाइल करने का। फिर LLP 1 और 2 क्या थे? LLP 1 और 2 तो सर इनके टाइम पीरियड तो नहीं दे रखा था। हाँ, लेकिन क्या थे वो? यदि अपन कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं हम LLP और LLP हम के बाहर वाला कोई इन्वेस्ट करेगा? अगर कोई आउट ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन LLP में इन्वेस्ट करेगा या उसके कैपिटल रेशियो में चेंज करेगा या वो अपनी एसेट बेचेगा वापस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वापस लेगा, तो LLP 1 और LLP 2 फाइल करना है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब अगर इंटरव्यू का इसका क्वेश्चन क्या बन गया अभी, कि आपसे ये पूछा गया कि अच्छा हमें बताओ फेमा की क्या कंप्लायंसेस होती हैं इंडियन कंपनी के लिए, तो आप क्या बोलो? तो ये बता देंगे सर, FLA। अब इसको आपको कैसे बांटना है, उसको बोलना है कि सर देयर आर 2 टाइप ऑफ कंप्लायंसेस, 1 रेगुलर पीरियोडिक कंप्लायंसेस, सेकंड इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, राइट? यस सर। सो फिर बोलेंगे अच्छा व्हाट आर पीरियोडिक कंप्लायंस? सर हमको एक एवरी ईयर FLA रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, अगर हमने बोरोइंग करी है तो ECB रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, अगर हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है तो ODI रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो सर ये 3 रिटर्न हमको हर साल फाइल करनी पड़ती है, और इसमें ECB 2 मंथली है, FLA जो है वो 15 जुलाई तक फाइल करनी है, और ये जो है वो दिसंबर तक फाइल करनी है ODI। 31 दिसंबर एनुअल परफॉर्मेंस। हाँ, फिर पूछेंगे इवेंट बेस क्या होती है? सर अगर हम लोगों ने कोई शेयर इशू किया, कोई इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में करी, हमने कोई बोरोइंग करी, तो उसके लिए हमको फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर किसी को शेयर अलॉट किए तो हम FCGPR फाइल करेंगे सर 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट के। अगर कोई ट्रांसफर्स हुई है, ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर या ट्रांसफर जो भी रेजिडेंट है वो FCTRS फाइल करेगा। फिर अगर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट अब्रॉड करी है, ज्वाइंट वेंचर बनाया है, सब्सिडरी बनाई है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट करी उसके लिए ODI पार्ट 1 भरेंगे। फिर उसका 6 मंथ में हम लोग शेयर सर्टिफिकेट लेंगे। और ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो 90 डेज के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बेस। उसके अलावा फिर वो पूछेगा अच्छा और क्या कंप्लायंसेस होती है, तो सब बोलोगे उसके अलावा आपकी कंपनी की जो नेचर है, आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है, उसके हिसाब से कंप्लायंसेस होती है। सो रूटीन जो कंप्लायंसेस है ROC की भी एनुअल है और इवेंट बेस्ड है। अगर आपकी कंपनी में कुछ काम नहीं हो रहा तो मुझे MGT 7 एनुअल टर्न ही भरनी है, और उसके अलावा अगर कुछ काम हो रहा है तो ऑडिटर चेंज करना, डायरेक्टर चेंज करना, ये सब काम रहेंगे एनुअली। तो अगर आप जिस कंपनी में गए और उसमें फेमा भी है और इंडियन भी है तो आपको ये दोनों काम करने। ठीक है, तो ये क्लियर? अब हम देखें सेकंड पार्ट। क्या सेकंड पार्ट था? कि फॉरेन सब्सिडरी हो अगर कोई इंडियन कंपनी की ओनर की, तो क्या एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस करनी पड़ती है? है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा, बंद करना तो बता। नहीं, ठीक है, फेमा कंप्लायंस, और गूगल में मिलता है हर चीज, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको नहीं, सिर्फ सोचने का। फेमा कंप्लायंस फॉर सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है। कंप्लायंसेस फॉर फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज इन इंडिया। अभी गूगल ने इंडिया में सब्सिडरी खोली, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उनको क्या कंप्लायंस करनी पड़ती है? चलो अभी पढ़ते जाओ क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है। पढ़ो। Many foreign companies have entered India with an increasing globalization and digitalization to expand their business portfolio and क्या कह रहे हैं, सुनो एक एक चीज समझते समझते चलो। बोले बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इंडिया में आ गई हैं
ग्लोबलाइजेशन के कारण, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके और डाइवर्सिफिकेशन कर सके। Yes, sir. All the companies that have been established or set up in India, whether Indian or international, must follow the laws and the rules and act by a government. इनेक्टेड मतलब जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं। तो क्या बोल रहा है, जो भी कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है उसको इंडियन लॉ को फॉलो करना। Yes, sir. हम्म, The difference is that the compliance, the requirement expected of a foreign subsidiary in companies in India are significantly greater than those required of an Indian entity. तो क्या बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको इंडियन कंपनी से ज्यादा कंप्लायंस करनी पड़ेगी। Yes, sir. राइट, तो क्या कंप्लायंस करनी Yes, sir. पड़ेगी, पढ़ दो। A foreign corporation is defined in Section 242 of an Companies Act 2013. Foreign company means an incorporation or body corporate formed outside of India that has a place of business in India, whether directly or through agents physically or electronically, conduct any business activity in India or in any other. ठीक है, अब यहीं पे रुक जाओ। अभी आपको नहीं पता कल जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो इंडियन कंपनी है कि कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है या उसने कोई अपना ऑफिस खोला हुआ है। Yes, sir. तो अभी हम पहली ट्रांजेक्शन में तो हमने ये माना कि वो इंडियन ही कंपनी है, उसने फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ली हुई थी, तो जितनी भी कंप्लायंस थी हमने पहले वो उस एंगल से पढ़ी। अब हम Yes, इस sir. एंगल से पढ़ रहे हैं कि ये फॉरेन की कोई कंपनी है, क्वाड एंगल यूएसए लिमिटेड या जो कुछ भी है, और उसने इंडिया के अंदर अपना कोई ब्रांच ऑफिस या अपनी कोई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करके रखी है। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में वो क्या बोलता है कि सबसे पहले कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर होनी चाहिए, राइट। फिर उसका Yes, sir. इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब वो Yes, sir. डायरेक्टली अपना ऑफिस भी खोल सकती है या किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसके थ्रू भी बिजनेस कर सकती है। फिर वो फिजिकली दुकान भी खोल सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी, लाइक अमेजोन जो है वो Yes, sir. उसका कोई ऑफिस तो नहीं है। No. अगर है भी ऑफिस तो भी वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड है, हैविंग प्लेस इन इंडिया। Yes, sir. अमेजन का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, है। कहाँ से अपना वो सब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना वो लोग, इंडिया में भी तो है जगह। Yes, sir. आपको सामान वामान कहाँ से आता है, इनकी इंडियन ब्रांचेस से ही आता है, Yes, sir. इनके वेयर हाउसेस से आता है, तो इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। Yes, sir. तो पहली कंडीशन क्या है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, चाहे Yes, फिजिकली हो चाहे ऑनलाइन हो, और वो इंडिया में कोई तो बिजनेस एक्टिविटी करनी चाहिए। yes, sir. बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं सेल और परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। सो अमेजन जो कुछ भी कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए करता है, बिजनेस एक्टिविटी Yes, कर रहा sir. है। तो अमेजन फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ गया। Yes, sir. अभी उसने सब्सिडरी की बात नहीं किया, उसने सिर्फ फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया कि Foreign फॉरेन। company के लिए। इंडियन कंपनी को हमने कैसे पढ़ा था, जो इंडियन Yes, कंपनीज sir. एक्ट में डिफाइन है। तो फॉरेन Yes. कंपनी कौन सा है, ऐसे तो सब फॉरेन कंपनी है, लेकिन हमारे कंटेक्स्ट में कौन है, जिन्होंने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया है फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, और इंडिया में जो बिजनेस कर रहे हैं। Understood. जो कंपनी इंडिया से बाहर है, लाइक टेस्ला, Hmm. और इंडिया में उसका कुछ नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। Yes, हम sir. हमको फॉरेन कंपनी जब हम बात करेंगे तो हम उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि उसने अपना इंडिया में बिजनेस खोला हुआ है। Yes. तो अब इनकी कंप्लायंसेस क्या होंगी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी की, पढ़ दो। Annual compliances. हम्म The- There are the compliances that must be done on an annually or yearly basis for a foreign subsidiary entity. And the corporation must comply with the rules at least once every financial year. हम्म Whatever form of the foreign company हम्म it is, whether it is wholly owned subsidiary or partly owned subsidiary, these annual compliances must be completed every year. ठीक है। RBI अभी सुनो, अभी ये क्वेश्चन आप इस एंगल से समझो कि सामने वाले ने आपसे पूछा है कि भैया मैं फॉरेन सब्सिडरी हूँ, मुझे क्या क्या कंप्लायंस करनी पड़ेगी। Yes. सो आप ये चीजें उसको ऐसे टिप पे बोल सकते हो, ऐसा होना चाहिए पढ़ने के बाद। बोलो। आगे बढ़ूं, RBI compliances for foreign subsidiary. SEBI laws and regulations are followed. SEMA mandatory compliances. TDS return compliances with regulation governing
ESI or EPS. The following statements are included in the annual financial statement. Transfer of funds, earning revenue that has been repatriated. A transaction involving parties such as sale, property transfer, or acquisition. GST is a type of tax that is levied on the goods and service or for the foreign subsidiary. The compliances shall timely filing for the following form: SC1, SC3 और SC2. ठीक है, उसके बाद Yes, sir. इवेंट बेस में क्या है? Even. बोलो, अभी ये सब आपको पता होगा, देख लो अभी आप पढ़ोगे ना Yes, sir. तो कुछ भी Yes, नया नहीं होगा। Compliances requirement for the foreign subsidiary include event-based compliances is another. Event-based compliances is another of compliances for foreign subsidiaries. This means that the corporation must comply with such regulations, particularly when doing a certain activity or at a significant event. There are two event-based compliances for foreign enterprises according to an RBI regulations and the guidelines, and the same are as follows. Form ST TRS, when the shares of foreign subsidiary firms are transferred from Indian resident to a non-resident investor and vice versa. This form must be filed. Such transfers are possible through a sale or a gift. FDI policy demands that such transaction or transfer to be reported within 60 days of transaction date. It must be known that the obligation to file the form ST TRS has compliance for a foreign subsidiary. As the case may be, it is entirely on the Indian resident or the company investee. It makes no difference whether the Indian resident is a transfer or transfer. ठीक है, FCTS वही लिखा है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा Yes, लिखा है sir. No, sir. कि जो भी शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं इंडियन कंपनी के रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो 60 डेज में आपको करना है। वो रेजिडेंट भी कर सकता है या कंपनी भी कर सकते हैं। Yes. FCGPR This form related to the remittance or the payment received by a shareholder of a foreign subsidiary company. It must be filed in according to signifying the manner in which such transfer were made by the company. FCGPR तो पता है आपको? Yes, sir. कब होता है ये? Within 30 days. Within 30 days के अंदर में allotment यदि आप इशू करो शेयर, बोनस, राइट शेयर, periodic compliances. These are the compliances that must be on the regular basis for foreign subsidiaries. These compliances, unlike yearly compliances, has to be reported at regular intervals throughout the year, and this can be done on monthly, quarterly, and half-yearly basis depending on the need. मंथली में क्या हो गया आपका? ECB. ECB, yes, sir. Importance of complying with the regulation for foreign subsidiaries. All of the above mentioned compliances for foreign subsidiaries. ठीक है, ये तो जनरल कि आपको कंप्लायंस क्यों करनी है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा आपके साथ, ये उनको डराने के लिए। ये पेनल्टी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, एक मिनट, हाँ अभी देखो क्या क्या कंप्लायंसेस है। Form ST1 to be filed within 30 days of the establishment of subsidiaries anywhere in India, and duly compliance by any necessary certification and authorization required from an RBI or other regulatory authority. तो Financial statement. These should include comprehensive information about its Indian business operation, demanded by Schedule C to a company that, and are to be filed within 6 months of the end of the financial year of the foreign. Form S. नहीं अभी ऐसा देखो, अभी सुनो, अभी कैसा है, अभी ये पहली जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उससे क्या डिफरेंट है। पहले जब हम इंडियन कंपनी की बात कर रहे थे
तो इंडियन कंपनी में ये FC1 FC2 FC3 नहीं आ रही थी, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं। RBI के Yes, फॉर्म sir. आपने देखा वो वही है, FCGPR FCTRS, Yes, sir. वो Yes. सेम फॉर्म है। तो अब आपकी कंपनी इंडियन हो या किसी की सब्सिडरी हो, वो फॉर्म तो सेम हो गया। एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस क्या आ गई? एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस अब कंपनीज एक्ट के थ्रू आ गई। FC1 क्या हो गया कि जब आपने कोई सब्सिडरी इंडिया में बनाई किसी फॉरेन कंपनी ने, तो उसको Yes. FC1 में 30 डेज में आपको ROC को बताना है। फिर अपने जो नॉर्मल अकाउंट्स फाइल करते हैं ACA, तो वैसे ही इनको भी बनाने पड़ते हैं और 6 मंथ के अंदर आपको फाइल करने हैं। Yes, sir. फिर FC3 क्या है? अब ये FC3 में आपको पढ़ो एक बार। Containing the detail of the business case, financial record of the company, and this form is to be filed with the concerned ROC. ठीक है, ROC में फाइल करना। आपके कहाँ कहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं आपके? The audit of accounts of Indian-based subsidiaries, the accounts related with the business operation transaction in India shall be arranged, checked, verified by a practicing CA as per the provision and the rules given in 381 of section of the Companies Act 2013 and the Rule 4 of the Companies Registration of Foreign Companies Rules of 2014. ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो CA प्रैक्टिसिंग CA भी कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई। उसके बाद ऑथेंटिफिकेशन, एनुअल टर्न। Annual, this is to be filed with the relevant ROC within 60 days from the end of financial year. ठीक है, तो FC4 क्या हो गया? एनुअल टर्न हो गया। FC3 ब्रांच डिटेल होगी। FC1 जो था वो जब आप सब्सिडरी बनाते हो तब हो गया। फिर आपको अकाउंट्स भी बनाने हैं और उसको ऑडिट भी कराना है। और लास्ट क्या है कि इनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होने चाहिए और इंडियन प्रैक्टिसिंग लॉयर उसको सर्टिफाई करे। फिर नीचे क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन इनको देनी पड़ती है? Particular पढ़ दो। foreign company must provide ROC with all the information about its director, secretary, while fulfilling this compliance for the foreign company. The following one must be keep in mind. The international company must provide all the information set out in section 380 of the Companies Act and the list specify of all the directors, secretary in the company within 30 days of the registration or incorporation of business or its registered place of business in India with the ROC. क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि आराम से कि हर इंटरनेशनल कंपनी को अपने डायरेक्टर और सेक्रेटरी की डिटेल रजिस्ट्रेशन होने के 30 डेज के अंदर देनी है और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस की भी डिटेल देनी है। Yes. फिर क्या बोल रहा है कि जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो आप दोगे उसमें हर आदमी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। फिर विद इन 30 डेज आफ्टर रजिस्टरिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस आपको फॉर्म FC1 फाइल करना है, हमने ऊपर देखा था। Yes, sir. फिर हमने बोला कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट फॉर ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद RBI की अप्रूवल के साथ। RBI जो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस की अप्रूवल दे रही है वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने। फिर आपको FC2 कब फाइल करना है? जो आपने पहली डिटेल दी थी उसमें अगर कोई चेंज होता है तो आपको FC2 फाइल करना है और ये 30 डेज ऑफ चेंज के फाइल करना है। अब अगर आपकी कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है तो आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स करने, और अगर वो इंग्लिश से अलग है तो वो आपको कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करने। दैट मीन्स अपनी इंडियन कंपनी की सब्सिडरी बाहर में है। स्टेटमेंट हो गई, अकाउंट्स का ऑडिट होना है, प्लेस ऑफ बिजनेस का हमने FC3 प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करते ही डिटेल देनी है, FC4 में एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, प्रोस्पेक्टस अगर इशू करती है तो। और फिर उसके बाद अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ये देखो क्या कंप्लायंस, DPT3, DIR KYC 81 AOC4, ये स्टैंडर्ड जो कंप्लायंस है किसी ने पूरा बना के दिया हुआ, राइट। तो अभी मुझे बताओ समरी में, अभी कल के इंटरव्यू के लिए अब आपको नहीं मालूम कि, एक मिनट बंद करो रिकॉर्ड है।